हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्दी से अपना अटेंडेंस लगा दीजिए आप लोग और लाइक करके अटेंडेंस लगाइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम पढ़ेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस। अब लेकिन बोर्ड पर मैंने जो लिखा है वो वित्तीय विवरण अर्थात अंतिम खाते लिखा है। कहने का मतलब है कि हमारे सिलेबस में, मतलब जैसे कि सिलेबस दिया हुआ था उसमें से एक टॉपिक लिखा हुआ था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक लिखा हुआ था टॉपिक बैलेंस शीट लिखा हुआ था। चूंकि ये दोनों ही पार्ट ध्यान से समझिएगा कि आपका फाइनल अकाउंट का है अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, इसलिए मैंने बोर्ड पर वित्तीय विवरण और या अंतिम खाते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट मैंने लिखा है। क्योंकि ये दोनों टॉपिक अलग अलग दिया गया है, इंडिविजुअल दिया गया है, लेकिन मैंने टॉपिक फाइनल अकाउंट लिखकर फिर आगे कंटिन्यू चलेगा। ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट जो भी है वो मैं बताऊंगा। तो पहले इसको मिटा दें हम, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जानिए कि ये हमारा जो अंतिम खाते हैं, ये अंतिम खाते होता क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यापारी है, कोई भी व्यापारी, व्यापारी मीन्स बिजनेसमैन। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश में सर, इंग्लिश में। तो देखिए भाई, इंग्लिश हिंदी दोनों जब लेके चलेंगे तो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा। एक लैंग्वेज में रहेगा, चाहे हिंदी रहे चाहे इंग्लिश रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में रहेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, इस वजह से एक ही लैंग्वेज चल रहा है और मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हिंदी के ही है। लेकिन घबराइएगा मत, जब मॉक टेस्ट मैं दूंगा वो आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। वो बहुत जल्दी वो भी स्टार्ट होने वाला है, अभी उस पर वर्क चल रहा है। ठीक है, आइए हम यहां समझते हैं वित्तीय विवरण और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। क्योंकि आज मैं जो पढ़ाऊंगा वो अभी मैं बता दे रहा हूं कि क्या पढ़ाएंगे। एक जो व्यापारी होता है, व्यापारी अपना सबसे पहले क्या करता है कि हमारा बिजनेस को स्टार्ट करता बिजनेस स्टार्ट करने के बाद से उसके यहाँ क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब होते हैं लेन देन, अर्थात इसको सौदे भी बोला जाता है। ये होते इन ट्रांजैक्शन की एंट्री, क्या चीज, एंट्री फर्स्ट टाइम जिस बुक्स में करता है उसको हम बोलते हैं जर्नल। हिंदी में इसको रोजनामचा कहते हैं, रोजनामचा। इसके बाद वह बिजनेसमैन लेजर तैयार करता है इसकी सहायता से, जिसको हम बोलते हैं खाता बही। इसके बाद से वो ट्रायल बैलेंस तैयार करता है। ट्रायल बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, तलपट। और इसके बाद से वो क्या तैयार करता है, अंतिम खाते, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट बोलते हैं। तो एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस यहां से स्टार्ट कर रहा है और उस फाइनेंशियल ईयर का पूरा हिसाब किताब यहां पर जाकर समाप्त होता है। और ये सारी चीजें सीक्वेंस से होती हैं, मतलब एक के बाद एक। व्यापारी होगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा तो भाई लेन देन होंगे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, आया गया, लिया दिया, खरीदा बेचा, कुछ भी। अब चूंकि इस तरह के जब ट्रांजेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं अपने रजिस्टर में, बुक में रिकॉर्ड करेगा, तो उसको हम जर्नल बोलते हैं। जर्नल से क्या करता है, जर्नल में तो सब कुछ लिखता है, तो उसको डिवाइड करते हैं लेजर में। जर्नल से एंट्री कहाँ की जाती है, पोस्टिंग कहाँ की जाती है, खाता बही में। खाता बही में डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनते हैं, वहां से ट्रांसफर हम करते हैं बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखते हैं, जो भी लेजर अकाउंट का बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस का मैचिंग करते हैं, मैचिंग करने के बाद से उस ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम क्या बनाते हैं, अंतिम खाते और फाइनल अकाउंट। तो समझ गए होंगे कि हमारा जो अंतिम खाता है, फाइनल अकाउंट है, होता क्या है। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है, ठीक ना, कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो अपना बिजनेस चाहे वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करे या 31 मार्च को करे, चाहे 1 जनवरी से करे या 31 दिसंबर को एंड करे, चाहे वो दशहरा से शुरू करे
और दशहरा पे समाप्त करे, दीपावली से शुरू करे, दीपावली पे समाप्त करे, वो जो भी उसका ईयर एंडिंग ईयर होगा उस समय अपने हिसाब किताब पूरा कंप्लीट करेगा। वो जानने का प्रयास करेगा कि पूरे साल में हमने क्या किया है, हमारे लेन देन ट्रांजेक्शन कितने हैं, कितने का सेल किया, कितने का परचेज किया, कितने इस पूरे साल में कौन कौन से एक्सपेंस हुए, कितनी हमारी इनकम्स हुई, कितने हमारे एक्सपेंस हुए, कितनी हमारी एसेट्स, कितनी हमारी लायबिलिटीज, क्या हमारे कैपिटल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जानने का वो प्रयास करेगा और लास्ट में मिलाएगा कि क्या पोजीशन है हमारे बिजनेस का इस फाइनेंशियल ईयर में। तो फाइनेंशियल ईयर में अपने बिजनेस के पोजीशन की जानकारी के लिए एक बिजनेसमैन जब इन प्रोसेस से जो स्टेटमेंट, जो विवरण, जो चीज तैयार करता है उसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अंतिम खाते कहते हैं। ये तो था हमारे अंतिम खाते की बात, लेकिन जो हमारा ये अंतिम खाते है, मतलब हमारा फाइनल अकाउंट है, यह फाइनल अकाउंट को 3 पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरे के कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहते हैं? बैलेंस शीट कहा जाता है। अब बारी आती है कि आपके सिलेबस में क्या दिया है। भाई सिलेबस में यह और यह दिया, तो भाई जब ये दोनों दिया है तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर तो हम इसको बनाएंगे। इसलिए हम ट्रेडिंग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, लेकिन चूंकि पीएल और बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो ट्रेडिंग तो पढ़ना कंपलसरी ही है। ठीक है, एक चीज और भी जानकारी दे दें कि जब हमारे फाइनल अकाउंट होंगे, बनेंगे, तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि हम ट्रेडिंग से बनाएंगे, पीएल से बनाएंगे और बैलेंस शीट से बनाएंगे, लेकिन इसके साथ अभी एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, वो हमारा होता है एडजस्टमेंट, समायोजना। तो ये जो टॉपिक दिया है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का, आज बता दें कि कितने लेक्चर में होगा। ट्रेडिंग अकाउंट 1 दिन के लेक्चर, जैसे कि आज कंप्लीट केवल होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन नेक्स्ट डे कंप्लीट होगा। बैलेंस शीट उसके नेक्स्ट डे कंप्लीट होगा और एडजस्टमेंट 1 दिन कंप्लीट होगा, मतलब ये 4th डे होगा। इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का सिलेबस 4 दिन में कंप्लीट होगा। और उतना ही नहीं, इन चारों दिनों का नहीं ले रहे हैं, थोड़ा और कम कर दे रहे हैं। ट्रेडिंग पीएल का एमसीक्यू 1 दिन करा देंगे और बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट का 1 दिन करा देंगे, माने 2 दिन, मतलब कुल मिलाकर 6 लेक्चर हुए। किसका? पीएल और बैलेंस शीट का। अब मुद्दे पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहला अकाउंट फाइनल अकाउंट का होता है आपका व्यापारिक खाता, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट रियल में होता क्या है, व्यापारिक खाता होता क्या है। समझिए, पहले आसान भाषा में समझते हैं। व्यापारिक खाता का मतलब होता है कि जब एक व्यापारी व्यापार करता है, माने व्यवसाय करता है। वैसे तो एक सिंपल तरीके से कहा जाएगा व्यापारी खाता क्या है, तो व्यापारी खाता अंतिम खाते का एक भाग है, अंतिम खाते का एक हिस्सा है, या वित्तीय विवरण का एक हिस्सा है। उससे भी पहले एक और चीज बता दे रहे हैं आपको, जो हमारा व्यवसाय होता है ये 2 तरीके की होती है। एक होता है आपका एकाकी व्यापार और एक होता है आपका साझेदारी व्यापार। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इधर साइड में होती है हमारी कंपनी। क्या होती है? कंपनी। तो जब इस तरह के बिजनेस होते हैं और ये अपने यहां फाइनल अकाउंट कंप्लीट करती है, माने जब ये बनाती है, कौन? एक कोई एकाकी व्यापार बनाए, माने सोल प्रोप्राइटर, और एक कोई पार्टनरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाए।
तो उस कंडीशन में ध्यान से समझिएगा, उस कंडीशन में 3 अकाउंट को मेंशन किया जाता है, जिसमें से एक का नाम रखा जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेकंड का नाम दिया जाता है बैलेंस शीट। जो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसमें 2 अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, और ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट, सॉरी दिमाग कहां चला गया है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। जितनी भी हमारी व्यापारिक संस्थाएं हैं और खास तौर से एकाकी और साझेदारी व्यापार, ये जब अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और फाइनल अकाउंट बनाती है, तो वहां पे उस फाइनल अकाउंट के 2 भाग होते हैं, जिनमें से एक का नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट। अब ये भी यहां पे एक क्वेश्चन बनता है ये कि यह जो फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, यह 2 मेथड से बनाया जाता है। एक का नाम है स्थायित्व के आधार पर और दूसरा बनाया जाता है तरलता के आधार पर। ये 2 तरीके से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, ठीक है। ये तो हमारे सिंपल बिजनेस के थे। और दूसरी चीज, इसके जब फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एक्ट लागू नहीं होता है। लागू एक्ट न होने का मतलब फाइनल अकाउंट के लिए कोई एक्ट नहीं लागू होता है। पार्टनरशिप के लिए तो एक्ट ही है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन जो इसके हिसाब किताब मेंटेन किए जाते हैं उसके लिए किसी एक्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी कानून की जरूरत नहीं होती, वो सिंपल फॉर्मेट में बनता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कंपनी की। कंपनी का जब फाइनल अकाउंट बनता है, इसका जब फाइनल अकाउंट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तो पहले तो बनता था 1956 के एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जब अब संशोधन हो गया, नया रिवाइज हमारा एक्ट आ गया, वो है 2013। अब इसके जो फाइनल अकाउंट बनेंगे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग बनेंगे तो क्या होगा, जब इसके अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट बनता है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बनाया जाता है पहले बैलेंस शीट और इसमें बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात वही है, लेकिन इसमें बैलेंस शीट पहले और प्रॉफिट एंड लॉस बाद में। क्योंकि इस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेडिंग भी मेंशन होता है, लेकिन हेडिंग में इसको ट्रेडिंग शो नहीं किया जाता। मतलब जब इसका फॉर्मेट हम बनाएंगे तो इसको शो नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज, एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में जब ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे भी हम लिख देंगे, किसी भी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे भी लिखा, लेकिन इसमें सिस्टमेटिक एज ए कंपनी एक्ट 2013 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या वो पीएल हो या बैलेंस शीट बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक था व्यापारी खाता, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ठीक ना, इसी पे हम लोग थे। बताइए ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या। सिंपल वर्ड में अभी मैंने बताया, वह भाग जो अंतिम खाते का प्रथम भाग है, या ऐसे समझिए अंतिम खाते के प्रथम भाग को ही हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, लेकिन ये सटीक डेफिनेशन नहीं हुआ है, ऐसा भी बुक में मेंशन है। इसका अर्थ होता है कि जिस खाते से, ध्यान दीजिएगा, जिस खाते से सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं,
ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। समझिए। अब थोड़ा यहां पे एक चीज समझने वाला है, सकल हानि और सकल लाभ की जानकारी होती है। इसको हम एक तरफ से कुल लाभ और कुल हानि भी कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि सकल लाभ को या सकल हानि को किस नाम से जाना जाता है, तो कुल लाभ और कुल हानि के नाम से भी जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस भी बोलते हैं। यदि कुल का मेंशन किया गया है तो इसको हम टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस भी बोलते हैं। ठीक है। अब प्रश्न हमारे एक और उठता है यहां पे कि जो हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट है, यह जो ट्रेडिंग अकाउंट है दो तरीके से बनता है, लेकिन वो दोनों तरीके से बनने के पीछे रीजन है कि किस तरीके का व्यवसाय है। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि एक सामान्य व्यवसाय, एक सामान्य व्यवसाय है, तो भाई वहां पर जो हेडिंग लिखा जाता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट ही कहा जाता है। लेकिन सपोज करिए कि वो किसी निर्माण या उत्पादन वाला व्यवसाय है, उत्पादन वाला व्यवसाय है, मतलब कि कोई ऐसी संस्था है जहां अपनी वस्तुओं का उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क किया जाता है या कंस्ट्रक्शन का वर्क किया जाता है, वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट नाम नहीं लिखा जाता। वहां पे क्या लिखा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और कोई दिक्कत? अब प्रश्न है कि ये बनता कैसे है भाई। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। हम लिखते हैं यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के हमारे ये फॉर्मेट होते हैं, आपको घबराइए मत, न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे, ठीक ना। ये मत नीचे लिखा जाता है, चूंकि यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों लिखा जाता है, जब भी बनाया जाता है, लेकिन मैं केवल ट्रेडिंग पढ़ा रहा हूं तो इसलिए ट्रेडिंग लिखा जाएगा। नीचे यहाँ पे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 या 4 जो भी लिखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टिकुलर्स और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखते हैं फिर से पार्टिकुलर्स और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। एक चीज इसको लिखने का तरीका ये होता है कि हमेशा इधर टू ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक रहती है, जिसको कहा जाता है, पहले लिखा जाता है और फिर परचेज और फिर उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज है सब लिखे जाएंगे। और इधर हमारा सबसे पहले सेल्स लिखा जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, ठीक ना, और उससे रिलेटेड जो भी है वो लिखे जाते हैं। अब इस खाते से कैसे पता चला कि सकल लाभ और सकल हानि की जानकारी हो रही है? तो यहां पर यदि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो यहां पे आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और यदि डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो यहां पे आता है ग्रॉस लॉस। ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है इसको कहां ट्रांसफर करते हैं? इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब ग्रॉस लॉस आता है तो उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, नेक्स्ट खाते में। समझ गए होंगे। मेन टॉपिक है, लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक पढ़ लिए हम लोग। अब बारी आती है हमारी कि जो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके डेबिट पक्ष में कौन सी चीजें आती हैं और उन एक एक मदों के बारे में आपको समझना। जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पक्ष में आने वाली चीज है
उसमें से फर्स्ट नेम है आपका प्रारंभिक रहतिया। देखिए लिखे हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। पहले ओपनिंग स्टॉक से पहले मैं बताना चाह रहा हूं स्टॉक के बारे में, ध्यान दीजिएगा। स्टॉक का मतलब होता है बचा माल। स्टॉक का मतलब होता है बचा माल। यह जो स्टॉक होता है एक तरह से 3 तरीके का होता है। अब एक तो होता है कच्चा माल का स्टॉक और दूसरा होता है अर्ध निर्मित माल का स्टॉक और एक होता है निर्मित माल का स्टॉक। स्टॉक कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। कच्चा माल का स्टॉक का मतलब होता है कि ऐसा माल जो एकदम रॉ मटेरियल है, मतलब जिससे हमें सामान बनाना है लेकिन बचा हुआ है। अर्धनिर्मित माल का स्टॉक का मतलब होता है कि ऐसा माल जो वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी कार्य हो रही है, उसका कुछ बचा हुआ माल है, वो स्टॉक। निर्मित माल का स्टॉक का मतलब होता है कि ऐसा माल जो बनकर एकदम तैयार हो गया, उसके बाद कुछ बचा। ये तो हमारे स्टॉक के बारे में थे। अब आइए इनको मिटा दें हम। ध्यान दीजिए, तो हम बात कर रहे थे प्रारंभिक रहतिया। कहने का मतलब है कि वर्ष के अंत में, ध्यान दीजिएगा, वो अंत में जो माल बच जाता है, उससे तो कहते हैं भाई, उसे क्या कहते हैं, अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया। और यदि यही अंतिम रहतिया अगले वर्ष के लिए क्या हो जाता है, हमारा प्रारंभिक रहतिया क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। जैसे सपोज करिए 2024 चल रहा, 2024 का मतलब यह है कि हमारा फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर लीजिए। कैलेंडर ईयर का मतलब है कि जो माल हम 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23 तक खरीदे थे, कुछ बेच दिए, थोड़ा बहुत बच गया, तो जो 31 दिसंबर तक बचा वो अंतिम रहतिया। और वह माल ऐसा थोड़ा कि फेंक देंगे, उसको अगले वर्ष में हम ट्रांसफर कर देते हैं कि पिछले साल का बचा हुआ माल अब इस समय लाया गया, अब इसको बेचा जाएगा, तो वो हमारा कहलाता है प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया समझिए, पिछले वर्ष का बचा हुआ माल चालू वर्ष के लिए प्रारंभिक रहतिया। दूसरा इसमें टॉपिक दिया है क्रय। परचेस का मतलब है, यहां क्रय का मतलब चाहे हम उधार खरीदे या नगद खरीदे, वो किसी भी तरीके से परचेस किया गया है तो क्रय कहलाता है। ये व्यापारी खाते के डेबिट में लिखा जाता है। दूसरा चीज, जब भी क्रय लिखा जाता है तो उसमें क्रय वापसी या वाह्य वापसी को घटा दिया जाता है। क्रय वापसी वाह्य वापसी क्या होता है, सपोज करिए कि हमने कुछ माल खरीदा, हमको पसंद नहीं आया, हम क्या करेंगे, वापस करेंगे। जैसे आप दुकान से खरीद के लाते हैं, नहीं पसंद आता है तो फिर वापस करते हैं, तो वही ना क्रय वापसी है। खरीदा गया माल हमने वापस किया, उसी का दूसरा नाम है वाह्य वापसी। ठीक है, क्रय में से इतना तो घटा ही जाता है, इसके अलावा भी कुछ और नमूने, सैंपल, ऐसे चीजें होती हैं, वो भी घटाया जाता है। ये सब आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज मजदूरी। मजदूरी का मतलब ये होता है कि हमने व्यवसाय, जब हम व्यवसाय कर रहे हैं और माल खरीद रहे हैं, तो खरीदने के संदर्भ में यदि मजदूरी दी है तो उसे व्यापारी खाते के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है, जिसको वेजेज कहा जाता है। खरीदने के संबंध में हमने गाड़ी भाड़ा दिया है तो वो भी डेबिट में दिखाया जाएगा। खरीदने या बनाने के संबंध में हमने कोई भी ईंधन, बिजली, पानी, शक्ति माने फ्यूल, इलेक्ट्रिक, वाटर पावर का यूज किया है बनाने के संबंध में या खरीदने के संबंध में, तो वो भी लिखा जाता है। चुंगी, ऑक्टोरी जिसको कहा जाता है, और आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटी जो है,
ये भी हमारे सब डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। अभी मैं बताऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के संबंध में। सपोज करिए माल परचेज किया है, तो माल वहां ट्रांसपोर्ट से आया, उसको छुड़ाएंगे ही, तो माल छुड़ाने का एक्सपेंसेज माने क्लियरिंग चार्जेज, ये भी डेबिट में लिखा जाता है। बंदरगाह शुल्क, सपोज करिए कि पानी के जहाज से माल आया, तो भाई बंदरगाह से हम जाएंगे छुड़ाने के लिए, तो वहां डॉक चार्जेज लगता है। कंज्यूम्ड स्टोर्स, कोई मटेरियल हमने कंज्यूम किया है पहले से, तो वो भी डेबिट में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा क्या लिखा जाएगा? डेबिट की मैं बात कर रहा हूं, रॉयल्टी, अधिकार शुल्क। अब यहां पे अधिकार शुल्क की जहां तक बात आती है, तो रॉयल्टी दो तरीके से होता है, एक उत्पादन से रिलेटेड और एक बिक्री से रिलेटेड। उत्पादन से रिलेटेड का मतलब ये है कि जमीन के अंदर मान लीजिए कोयला निकल गया आपके खेत में, तो कंपनी आएगी, उसको हायर कर लेगी, आपको घर बैठे रॉयल्टी देगी, मैंने पैसा देगी और उसका यूज करेगी। तो ये उत्पादन से रिलेटेड है। अब बिक्री से संबंधित का मतलब है, सपोज करिए आपने कोई बुक लिखा, अब बुक मार्केट में बिक रही है, तो पब्लिशर जो होगा वो परसेंटेज आपको देगा कि जितनी बिकेगी उस बेस पे आपको देंगे, तो ये हमारे सेल के। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड यदि रॉयल्टी होती है तो ट्रेडिंग है, और बिक्री से रिलेटेड होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो अगला टॉपिक है उसमें पढ़ाएंगे। निर्माण व्यय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सामान बनाने से रिलेटेड कोई खर्चा, तो ट्रेडिंग के डेबिट में। अब यहां पे सारे खर्चे को मैंने इस 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब है कि जो भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में उन्हीं खर्चों को लिखा जाता है जो डायरेक्ट खर्चे हैं। डायरेक्ट खर्चे का मतलब है सीधे खरीदने से रिलेटेड होते हैं, वो सारे खर्चे कहां मेंशन करते हैं? ट्रेडिंग के डेबिट। सभी आवक खर्चे, आवक खर्चे का मतलब है कि माल खरीदने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो क्या कहते हैं? इनवर्ड एक्सपेंसेज होते हैं, वो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाते हैं। सभी क्रय संबंधी खर्चे, सबकी बात एक ही है, खरीदने से रिलेटेड जितने खर्चे हैं सारे ट्रेडिंग के डेबिट में, और सभी उत्पादन से संबंधित खर्चे हैं वो भी ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाते हैं। और ये सारे खर्चे अभी पीछे एक 1 बाय 1 करके मैंने बताया। डेबिट में लास्ट में यदि प्रॉफिट होता है तो सकल लाभ को हम प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। इसको बताने का मतलब यह था कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या क्या लिखा जाता है। तो भाई ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेज, एक शब्द में सभी प्रत्यक्ष व्यय। अब बात करते हैं आगे का। अब बारी आती है कि हम क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या दिखाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बहुत कुछ नहीं दिखाया जाता है। पहला इसमें दिया गया है बिक्री। यह जो बिक्री है उधार भी हो सकती है और नगद भी हो सकती है, चाहे उधार नगद कोई भी बिक्री होगी वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। बिक्री में से हम बिक्री कोई वापसी हुई है या उसी को आंतरिक वापसी कहते हैं, तो इसको भी घटा दिया जाता है। बिक्री वापसी या सेल्स रिटर्न क्या होता है? सपोज करिए हमने कोई माल बेचा, हम बिजनेसमैन हैं, हमने कोई माल बेचा, लेकिन जिस कस्टमर को हमने बेचे वो कस्टमर दूसरे दिन आ रहा है सामान लेके कि भाई ले लो तुम्हारा सामान ठीक नहीं है, मतलब वो सामान हमको वापस मिल गया। तो बेचा गया माल जब वापस आ जाता है तो उसे बिक्री वापसी कहा जाता है। इसके बाद से क्या लिखा जाता है? अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया क्या होता है? जो वर्ष के अंत में बिकने से माल बच जाता है उसे अंतिम रहतिया कहा जाता है। अगला है प्रेषण पर भेजा माल, मतलब गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट का मतलब होता है कि जहां पर ध्यान दीजिए कि कोई व्यापारी है, यह व्यापारी अपना माल मतलब गुड्स स्वयं नहीं बेचता है, स्वयं नहीं बेचता है, खुद नहीं बेचता है, वो अपना क्या बनाया है? एजेंट बनाया है। जहां पर व्यापारी अपना माल खुद न बेचकर एजेंट के माध्यम से बिकवाता है तो उसे प्रेषण द्वारा बिक्री कहा जाता है, क्योंकि यहां बिक्री तो नहीं है, भेजा गया माल। अब एजेंट को से जब बेचवाएगा तो भाई वो व्यापारी एजेंट के पास माल भेजवे करेगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जितना भेज दिया उतना बिक गया। तो जो माल व्यापारी द्वारा एजेंट के पास भेजा जाता है, किस लिए? कि एजेंट बेचेगा, तो उसी को प्रेषण पर भेजा गया माल गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट कहा जाता है। इसके अलावा अग्नि से हान, चोरी से हान, दुर्घटना, जो भी चीज है से हान, वो हम
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। और यदि बैलेंस इधर आता है तो हमारा होता है सकल हानि अर्थात ग्रॉस लॉस होता है। ठीक है, तो ये हमारे ट्रेडिंग में आने वाली चीजें थी। अब थोड़ा बढ़ते हैं और आगे। इसमें एक टॉपिक है आपका, मैंने इधर कहीं लिखा भी है। ट्रेडिंग अकाउंट में एक टॉपिक आता है बिके माल की लागत, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? बिके माल की लागत। कहने का मतलब है कि ऐसा माल जो बेचा गया है लेकिन बेचने पर जो खर्च आता है वही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। लेकिन हमको यहां बताने का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला, जब हम सेल में से, ध्यान दीजिएगा, जब सेल में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट घटा देते हैं तो इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, एक एडिशनल फार्मूला और भी होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। वो फार्मूला क्या होता है भाई कि ओपनिंग स्टॉक, ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होता है फार्मूला। तो ये दो ऐसे फार्मूले हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। अब सपोज करिए कि एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं इसे बताना चाह रहा हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज और भी बता दे रहे हैं, ये जो सेल्स लिखा जाता है ना, तो इसमें से हम सेल्स रिटर्न को घटाकर दिखाते हैं। समझिएगा, ये परचेज है तो इसमें से परचेज रिटर्न को घटाकर परचेज दिखाते हैं। इसके बारे में जान लीजिए कि जब हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा देंगे तो ऐसे कंडीशन में वो कहावत कहलाता है नेट सेल। और ठीक इसी तरह जब हम परचेज में से हम परचेज रिटर्न घटा देंगे तो ऐसे कंडीशन में वो कहलाता है नेट परचेज। ये भी पॉइंट नोट करिएगा, अक्सर फार्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक समाप्त हो गए। अब तो कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में छूटा भी नहीं है। नहीं, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न हमारा ये उठता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसकी आवश्यकता क्यों है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों, इसकी नीड्स क्यों है, किस पर्पस से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं इसके। सबसे मुख्य रीजन शुरू में ही बताया कि सकल लाभ या हानि की जानकारी के लिए इस पर्पस से बनाया जाता है। ये सबसे मुख्य है। दूसरा हमारा रीजन ये है, क्या रीजन है कि लेखांकन वर्ष में प्रारंभिक रहतिया, अंतिम रहतिया माने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी के लिए, और किस वजह से बताया जाता है, कुल
क्रय व विक्रय की जानकारी के लिए, इस पर्पज से भी बनाया जाता है। और क्यों? सभी प्रत्यक्ष व्ययों की जानकारी के लिए भी बनाया जाता है। यही आपके मुख्य 4 रीजन हैं जिसके वजह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं था, मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बिना ट्रेडिंग का इनकम्प्लीट है। इसलिए मैं आगे जो बताऊंगा वो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक केवल ट्रेडिंग अकाउंट था। ट्रेडिंग अकाउंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ जानकारी वाला चीज है ये नहीं है। थोड़ा ही पढ़िए, अच्छा पढ़िए और डेली पढ़िए, क्योंकि एक बार चाहेंगे पूरी बुक पढ़ लेना तो बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा ज्ञान लीजिए, लेकिन एकदम क्लियर कट लीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ लीजिए। सपोज करिए आपके पास बहुत समय है अभी, यदि डेली आपका ये एक 1 बाई 1 करके कलेक्शन हो ही जा रहा है, टॉपिक खत्म हो रहा था, एमसीक्यू करा दे रहा है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अब इसका एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग का हम अलग से एमसीक्यू कराएंगे। जब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, तो इन दोनों का एक एमसीक्यू करा देंगे। ठीक है, इसके बाद से हमारा बैलेंस शीट जो है कंप्लीट हो जाएगा और एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो इन दोनों का एक साथ एमसीक्यू करा देंगे। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों खत्म हो जाएगा। एक जानकारी और दे दें आपको कि बहुत जल्द हम लाने वाले हैं आपके लिए मॉक टेस्ट। क्योंकि लेक्चर में बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था कि भाई कि इंग्लिश में भी, तो आपको ध्यान में रखते हुए ये मॉक टेस्ट जो लाया जाएगा आपका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। ठीक ना? मॉक टेस्ट रहेगा कैसे, यहीं पे समझ लीजिए आप लोग। जितने मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उस टॉपिक्स वाइज एक तो रहेगा एमसीक्यू, मॉक टेस्ट। क्या रहेगा? मॉक टेस्ट रहेगा। मतलब जितने ये चैप्टर्स या टॉपिक हैं उतने रहेगा। और उसके बाद से हमारा मिक्स्ड मॉक टेस्ट रहेगा। मिक्स का मतलब है पूरा सिलेबस का मिलाकर, किसी में से 2 क्वेश्चन, किसी में से 4 क्वेश्चन, किसी में से 10 क्वेश्चन, ऐसे करके रहेगा। बहुत जल्दी वर्क अभी चल रहा है, तब तक आप लोग धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट करिए और एक एक चीज के बारे में अच्छे से, क्योंकि पढ़े रहेंगे तब टेस्ट देना बेहतर रहेगा। बाकी सब्जेक्टों की आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है ना? बाकी सब्जेक्टों का मतलब है कि बाकी जो पेपर्स है, जो 5 पार्ट और हैं, उसको आप कोई बुक वगैरह लेके या जहां से भी पढ़ते हैं अपना पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसको डेली बाई डेली पढ़िएगा और कॉपी लेके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स लास्ट, मान लीजिए लेक्चर कब तक कितनी बार देखेंगे? 1 से 2 बार देखेंगे। नोट्स रहेगा तो जब चाहे तब आप उसको पलटते रहेंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं, बाय।